हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुका हूं, आप उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, उसमें आपको सारे वीडियोस एक ही बार में दिख जाएंगे। और इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होने वाला है। इसमें 3 पेपर होगा। तो उसका जो दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है लैंग्वेज वाला, इंग्लिश हिंदी पूछा जाता है। दूसरा जनरल स्टडीज़ वाला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा होता है एप्टीट्यूड मैथ वाला, तो उसका भी बाद में हम लोग ये सब कुछ दिन के बाद मैथ एप्टीट्यूड का भी हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। और जिसको भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा, कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइएगा, एक वहां से पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जो भी बीपीएससी एईडीओ या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम की, दरोगा, कांस्टेबल, बिहार एसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को यहाँ से मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और उन सारे एग्जाम्स में भी यही सब पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता, जो कि बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, कौन थे? ये आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या होता है? तो सीमांत कृषि जोत का जो आकार होता है, ये होता है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर कितना जमीन होता है? तो ये होता है 1 हेक्टेयर बराबर 1,000, सॉरी, 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 10,000 स्क्वायर मीटर इसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर। अगर इसको अपना बिहार वाला मेजरमेंट में अगर देखें, तो ये जो होता है 39.09 कट्ठा, ठीक है। इसके बराबर होता है 1 हेक्टेयर। और इसको अगर आप बीघा में देखेंगे तो 3.98, मतलब लगभग 4 बीघा के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो जो 1946 में अंतरिम सरकार था, तो उसमें जगजीवन राम जो थे, उनका पोस्ट क्या था? तो उनका पोस्ट था श्रम, ठीक है, मतलब लेबर डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन है कि संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, संघीय सूची के अंतर्गत क्या शामिल है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें कौन कौन सा तीन, देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, तो तीनों में से, तो यहाँ पे संचार और रक्षा, संचार और रक्षा जो है ये संघीय सूची के अंतर्गत आता है। बाकी कृषि वाला जो होता है, ये जो, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। और संघीय में बहुत सारे आते हैं, मतलब कि जैसे कि हो गया रक्षा, रक्षा वाला, ठीक है, डिफेंस। फिर हो गया विदेश में, फॉरेन वाला जो भी होता है, ठीक है, फॉरेन। उसके बाद हो गया कोई भी वॉर वगैरह होगा कुछ भी, तो वॉर। फिर उसके बाद हो गया बैंकिंग का, बैंकिंग, रेलवे। उसके बाद, उसके बाद जो संचार वाला हो गया। फिर उसके बाद होता है कोई भी आर्म्स फोर्सेस वाला, ठीक है, आर्म फोर्सेस वाला। उसके बाद अ, ये, मतलब ट्रैवल वाला, ठीक है, जो भी, मतलब कि फ्लाइट, ठीक है, वायु सेवा, ठीक है, वायु सेवा एक हो गया। फिर एक बंदरगाह पोर्ट वाला हो गया। उसके बाद मुद्रा वाला, जितना भी फाइनेंशियल जो होगा, वो सारे जो भी होते हैं, ये सब संघीय सूची के अंदर अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दिखता नहीं है, इनमें से कौन नहीं दिखता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा राहु, ठीक है। इसमें से कौन नहीं दिखता है? तो राहु। बाकी सब जो है ये सब चंद्र, शुक्र और मंगल, ये सब एक स्टार की तरह दिख जाते हैं, मतलब वो टेलीस्कोप के माध्यम से।
अगला क्वेश्चन है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बघेलखंड। क्या होगा? बघेलखंड। किसान नेता मोतीलाल जेतावत संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे में से कौन सा एक सबसे लंबा है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा NH-31। NH-31। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया में। कहाँ पे है? गया में। झारखंड बनने के बाद झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये कब किया गया था? इस बार ईस्वी जो था इसका 2000। ठीक है, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब तक था? तो 1999 तक था, क्योंकि 2001 में 2000 ईस्वी में अलग हो गया था झारखंड बिहार से। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना परगना किसने विकसित किया था? परगना को तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पटना। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो IIT मद्रास जो है ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए ये जो करार किया है किसके साथ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्टेयर के साथ। किसके साथ? अल्टेयर के साथ। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? कौन सा कैंसर पैदा करेगा? तो ये त्वचा का कैंसर यानी स्किन कैंसर। अगला है कि द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी वंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो इसका आंसर होगा समपार्श्विक। क्या होगा? समपार्श्विक। ऑप्शन सी। नारियल के फलों का फैलाव होता है। नारियल के फलों का जो फैलाव होता है ये होता है मेसोकार्प के द्वारा। मेसोकार्प के द्वारा। फूल का डैश फल बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे पर आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोनों में? मतलब आम के पौधे और बंदर दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। लसिका का गौर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है? कितने % से बना होता है? तो ये बना होता है 94%। ठीक है, 94%। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ये पाई जाती है, इसका जो आंसर है इसमें होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ये फेफड़ा में भी और अग्नाशय दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लेवेसियर को। किसको माना जाता है? लेवेसियर को। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा किसको बोलता है? ब्लू विट्रोल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? अग्निशामक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। आग जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। फुलेरीन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। फुलेरीन तथा बकीबॉल कितने कार्बन परमाणुओं के का बना होता है? तो ये बना होता है, तो ये जो फुलेरिन होता है ये बना होता है 60 कार्बन परमाणुओं से। ठीक है, इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य होगा, जलीय विलयन वैसा सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन जिसका कि पीएच शून्य होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा, शून्य, सॉरी न्यूट्रल नहीं, ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम जो होता है ये एसिडिक होता है, और इससे ऊपर जो होता है ये बेसिक होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जलीय विलयन, ऐसा जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य होगा, तो ये हो जाएगा एसिडिक। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कक्ष हैं। रासायनिक गुणों को में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक यानी उसके न्यूक्लियस में जोड़ने वाले जोड़े वाले कण कौन से होंगे? तो इसका जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्योंकि जो किसी भी मतलब एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि हाँ, एटॉमिक नंबर, तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो इसमें बोल रहा है कि उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसके परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण, तो न्यूट्रॉन में कुछ भी जोड़ते उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है परमाणु को, सॉरी प्रोटॉन्स को, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन उन पर टीन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्यों? इसका क्या रीज़न होता होगा? तो इसका रीज़न ये होता है कि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, प्रतिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विखंडनीय द्रव का कांतरिक द्रव्यमान होगा, क्या होगा कांतरिक द्रव्यमान किसी भी विखंडनीय द्रव का? तो ये होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला होगा, लेकिन ये अवतल नहीं, वहाँ पे उत्तल होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तल। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल, उत्तल लेंस को कनकेव लेंस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो कि उसका इमेज बनता है, किस पे बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे, यानी कि दृष्टि पटल। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तित निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मानव आंख की फोकल दूरी में जो चेंज आ जाता है, तो वो किसके कारण से होता है? तो ये होता है सिलियरी मसल्स के कारण। ठीक है, किसी का सिलियरी मसल्स जो होता है आँख का, वो लूज हो जाता है या फिर ज़्यादा सिकुड़ जाता है, तो उसी के कारण उसका फोकल दूरी में परिवर्तित हो जाता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गति मान रखना। मतलब कि कोई ये एक यहाँ से एक सेंटर है, यहाँ से एक कोई वस्तु अगर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो बोल रहा है कि जो मतलब इसका फोर्स मतलब एक इस तरह से फोर्स लग रहा होता है, एक इस तरफ से फोर्स लग रहा होता है इसके ऊपर। तो वही पूछ रहा है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होगा? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, कि एक सर्कुलर
सर्कुलर पाथ। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से सही संबंध बताना है। ठीक है, सही संबंध बताना है कि कौन सा इसमें फॉर्मूला जो है, इसमें चार फॉर्मूला दे गया, बताना कि कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाय, सॉरी, हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। डेंसिटी मतलब कि घनत्व, द्रव्यमान मतलब मास, और आयतन बराबर वॉल्यूम। तो ये ऑप्शन सही होगा तीसरा। वन फैक्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक फैक्टोमीटर जो होता है ये कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 मीटर को एक फैक्टोमीटर बोलते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जूट और रुई का उद्योग जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किस चीज का विषय है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, आर्थिक आर्थिक नियोजन। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी उनका नाम था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसकी जो अ, विकास की गई थी, ये मतलब स्थापना, अ, नाबार्ड की स्थापना ये की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। कब की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। और इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो सामुदायिक विकास जो होता है इसका उद्देश्य होता है, सामुदायिक विकास जो होता है ये मतलब एक तरह का कार्यक्रम है। ये ग्रामीण लोगों को समग्र विकास के उद्देश्य के लिए इसे शुरू किया गया था, और ये एक बहु परियोजना कार्यक्रम है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है ये की गई थी 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। और इसका इसके इसके विकास के कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं ये कृषि, कृषि और कृषि से संबंधित मामले, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, तो ये सब आता है। ठीक है, तो इसी इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा इसमें कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का मतलब हिस्सा पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें नीति आयोग जो जिस टाइम ये बना था उस टाइम नीति आयोग नहीं था, तो इसलिए नीति आयोग के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाकी इसमें जो होता है ना, जो भी कैबिनेट कैबिनेट का जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे इस राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा होता है। तो इसमें ये वाला इसलिए योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन के मंत्रालय के सचिव, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सभी। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। ठीक है, ये सारे समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। भारत में चलित न्यायालय इसका मान सपुत्र यानी कि ब्रेन चाइल्ड, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय इनका मान सपुत्र है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में 1992 में
प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये जवाबदेह होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। केवल लोकसभा के प्रति। अब है 51 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? किन अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 120 ए। अनुच्छेद 120 ए। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में मेंशन किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति मेंशन किया गया है पांचवी अनुसूची में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ये हाइड्रोजन है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब मतलब ग्रीन हाउस गैस का ही एक मतलब हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा अगर बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नकटी। नकटी। ठीक है, ये जमुई में है। अ, ये इसमें क्वेश्चन में था कि प्राकृतिक आदर पक्षी अभ्यारण्य नहीं है तो ये प्राकृतिक नहीं है। बाकी है आदर पक्षी अभ्यारण्य लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, मैन मेड है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। कब की गई थी? 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने यानी कि इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर संरक्षण जो है, रामसर सम्मेलन ये जुड़ा है आर्द्र भूमि संरक्षण से। किसके? आर्द्र भूमि संरक्षण से। और बिहार में अभी टोटल 5 हो गए हैं। ठीक है, बिहार में 5 वेटलैंड्स हो गए हैं। 2 जमुई में है, एक नागी एक नकटी। ठीक है, नागी और नकटी 2 हो गया। सबसे पहला जो धन बिहार था वो था बेगूसराय में। बेगूसराय में वो अ, कांवरताल, और उसके बाद अब 2 और हो गया है। एक बक्सर में है और एक
शायद पश्चिमी चंपारण में है, जिसका कि नाम है जयपुर। हाँ, इसी तरह का कुछ है, नाम याद नहीं आ रहा है, और एक बक्सर में है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो होती है ये निर्धारित निर्धारित की जाती है सीमित संसाधन के, ठीक है, द्वारा। जनसंख्या घट जाएगी यदि, जनसंख्या घट जाएगी यदि, क्या मतलब क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या घट जाएगी। 1901 से लेकर 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। क्या रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा अकाल और महामारी। अकाल और महामारी। पेनाइन जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में है, और अरावली भारत में है। ये सब क्या है? तो ये एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा ये दोनों आता है गैर परंपरागत के स्रोत के अंदर, ठीक है। और जो परमाणु होता है ये परंपरागत के अंदर आता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे अधिकतम संचित भंडार है? कौन से देश में? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर होगा लॉरेन बेसिन। लॉरेन बेसिन। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। सौर मंडल का प्रधान आकारी पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान आकारी पिंड कौन सा है? ये हो जाएगा सूर्य। सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी के आंतरिक जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल और फेरस का। निकेल और फेरस का। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ये हो जाएगा 12%, ठीक है, 12%। सबसे ज़्यादा होता है थर्मल पावर प्लांट का। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन से हैं? दिए ऑप्शन का आंसर बताइए कि कौन से जो है वो, मतलब जाड़े के मौसम में भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में कौन कौन सा राज्य आता है, मतलब जो ये नीचे है इंडिया का पार्ट, तो ये जो इधर तमिलनाडु चेन्नई वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और इधर का कुछ आंध्र प्रदेश वाला पार्ट हो गया, तो ये सब आता है कोरोमंडल तट में। मॉनसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एडमंड हेली। एडमंड हेली। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ठीक है, इसलिए वहां पे कम वर्षा होती है। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये अलग करता है मालदीव से, ठीक है, मालदीव से। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन कौन सा स्टेट भारत का वो नेपाल से अपना सीमा साझा करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये सारे स्टेट नेपाल से सटे हुए हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? कौन सा जिला जो है ये बिहार में अधिकतम मतलब राज्य से, सॉरी, बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा, हाँ, कौन से राज्य की सीमा अ, अधिकतर
बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है ये दोनों बिहार के 8-8 जिलों के साथ अपना मतलब सीमा साझा करता है, इसीलिए इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों में बराबर बराबर ही होता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका नाम था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। भारतीयों का कौन सा वर्ग अ, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया? तो इनका नाम है ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत के अंतर्गत बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? तो ये कहा था वी ए स्मिथ ने। वी ए स्मिथ ने कहा था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ से हुई थी? ये हुई थी मेरठ से। मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट यानी कि एक्टिव हुए थे? तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858। इनमें इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा कि नाना साहब जो थे ये कानपुर से, बेगम हजरत महल ये लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल ये दिल्ली से नहीं। ये दिल्ली से नहीं, यहाँ दिल्ली से हुआ था। दिल्ली से हुआ था बहादुर शाह जफर। ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। जवाबिद का संबंध किससे था? जवाबिद का संबंध जो था ये था राज कानून से। किससे था? राज कानून से। कोस मीनार। कोस मीनार क्या है? तो कोस मीनार जो है इसका आंसर हो जाएगा एक दूरी निर्धारक है। ठीक है, एक दूरी निर्धारक। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? कौन से वंश ने सबसे पहले शासन किया था? ये था खिलजी वंश। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार खिलजी वंश है। ठीक है, खिलजी से पहले भी जो था गुलाम वंश वगैरह ये सब पहले था। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम जो शासक था ये था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का ही चाचा था वो। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में संविष्ट नहीं थी? सप्त सैंधव में संविष्ट नहीं थी कौन सी नदी? इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। ठीक है, साबरमती। ऋग्वेद ऋग्वेद संहिता का नववा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये जो समर्पित है यह सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ठीक है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। ठीक है, कहाँ से हुआ है? बनावली। पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये थी तृतीय। चार हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था
पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलग्राम, कुंडलग्राम जो कि कश्मीर में है, ठीक है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, त्रिपिटक, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है ये है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक। तो इतना ही था इस लेक्चर में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा लेक्चर, और अ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे जीके जीएस और करंट अफेयर के अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए। तो आप लोग देखिएगा रिवीजन के लिए भी, और बहुत सारे आपको क्वेश्चन के मतलब एक स्टॉक आपको तैयार हो जाएगा आपके पास, मतलब स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। और अभी बहुत सारे सेट्स आने बाकी है, तीसरा है अभी। टोटल 25 सेट्स लाएंगे हम लोग। उसके बाद ये बीपीएससी एईडी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद साथ ही साथ हम लोग बीच में और शुरू करने वाले हैं बीपीएससी, सॉरी, बिहार एसएससी सीजीएल का, बिहार एसएससी इंटर लेवल, फिर उसके बाद असिस्टेंट का, फिर बिहार दरोगा का, हर एक एग्ज़ाम का हम लोग सेट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेक्चर का जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, एक लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर करना होगा तो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को लेक्चर को एक दो बार स्पीड बढ़ा के आप लोग देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।